हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में। उम्मीद करता हूं वो वीडियो आप लोगों को बेहद अच्छा लगा होगा। जो लोग वो वीडियो ना देखे हो उसकी लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप सब देख सकते हैं। आज का जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड है। हम लोग इसमें बात करने वाले हैं नई आर्थिक नीति 1991। देखिए, ये जो चैप्टर है वो कल वाले चैप्टर पर ही पूरी तरह से क्या है, डिपेंड है। क्यों? क्योंकि वो जो तीन हम लोगों ने बातें पढ़ी थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, पूरी तरह से यह 1991 में आई आर्थिक मंदी के बाद ही अपनाया गया था। तो जो लोग वो वीडियो ना देखे हो, इस वीडियो को देखने के पहले कंपलसरी है उसे जरूर देख लें, क्योंकि मैं वो बेसिक चीजें आज नहीं बताने वाला हूं। मैं सिर्फ आज बात करूंगा कि इसके तहत क्या क्या बदलाव किए गए आर्थिक नीतियों में। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो भी आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? आर्थिक नीति 1991 या नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति 1991 में कौन सी नई आर्थिक नीति अपनाई गई? इसके तहत हम लोग आज देखिए, पहले बात कर ले कि वीडियो में हम लोग क्या क्या आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह आर्थिक नीति है क्या, क्यों लाई गई। उसके तहत निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण से रिलेटेड जितने भी बदलाव किए गए हमारी आर्थिक नीति में, जो पुरानी आर्थिक नीति थी उसमें क्या क्या बदलाव कैसे किए गए, सारी चीज हम लोग देखने वाले हैं। सारा वीडियो इसी पर डिपेंड होने वाला है। देखिए, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो इस तरह का आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप लोगों के समझ में बेहद तरीके से आ रही होंगी पुरानी वीडियो में। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे नई आर्थिक नीति के बारे में। आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो हमारी नई आर्थिक नीति है, जब सबसे पहले हम लोग चलेंगे किस दौर में, जब हमारा देश आजाद हुआ। इसे हम लोग नई आर्थिक नीति क्यों बोलते हैं, बेसिक चीज समझेंगे, चीजें क्लियर होंगी। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो 1950 से योजना आयोग लाया गया, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के तहत पंचवर्षीय योजनाएं लाई जाती थी। उसके तहत देश का विकास धीमी गति से हुआ। ठीक, मैं धीमी गति से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जितनी पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई, टोटल 12 लाई गई थी, उनमें हर पंचवर्षीय योजना में एक सेक्टर को टारगेट किया गया और उस पर कार्य किया गया और उसमें फलतः वृद्धि ही हुई। जहां तक हम लोगों ने देखा कि काफी सारी योजनाएं हमारी सफल रही, उसी के माध्यम से हमारे भारत का धीरे धीरे विकास हुआ। उसके बाद एक दौर आता है युद्ध का। वो युद्ध का दौर कौन सा है भारत का, जिसे हम लोग एक तरह से इमरजेंसी बोल सकते हैं? वह है 1962 का युद्ध चाइना का, जिसमें भारत की पराजय हुई। और उसके बाद 3 से 4 युद्ध पाकिस्तान द्वारा लड़े गए। तो देखिए, जब किसी भी कंट्री में अगर युद्ध होता है किसी अदर कंट्री से, तो उसमें क्या होता है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है। तो सेम कंडीशन भारत के साथ हुई। भारत ने पाकिस्तान को 3-4 बार हराया, चाइना से एक बार युद्ध हुआ, तो टोटल 4 से 5 युद्ध हो गए। तो भारत की जो आर्थिक ढांचा था पूरी तरह से टूट गया। विकास की जो गति थी धीमी पड़ गई, जीडीपी डाउन हो गई, जीएनपी में कोई वृद्धि नहीं हुई। तो उसके बाद जब 1990 का दौर आया, जब क्या होता है कि सोवियत रूस, जिसे हम लोग यूएसएसआर बोलते हैं, अविभाज्य रूस बोलते हैं, उसका विभाजन होता है, जिससे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कई सारी कंट्रियां निकलती हैं। कुल 15 कंट्रियों में उसका विभाजन होता है। ठीक, तो उसने क्या किया कि पूरी तरह से अपनी आर्थिक नीति ही पलट डाली। ठीक है, उसने अपनाया क्या, नई आर्थिक नीति, जिसके तहत उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की पद्धति विश्व में आई। तो उसे देखकर जितने नए कंट्री थे जो हाल फिलहाल में आजाद हुए थे, जो 20वीं सदी की आजाद कंट्रियां थी, उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे निजीकरण की ओर अपना बढ़ावा करने लगी या अपनी आर्थिक नीतियों में सुधार करने लगी। मैं आप लोगों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता रहा हूं, चैप्टर पर अभी थोड़ी देर में लेके आने वाला हूं। ठीक है, तो क्या हुआ, सोवियत रूस धीरे धीरे ग्रो करने लगा। उसका पड़ोसी देश चाइना है, उसने भी पद्धति अपनी अपनाई, उसमें भी क्या हुआ, ग्रो हुआ। तो धीरे धीरे जब भारत के तहत यह बात आई, 1991 का वह दौर था जब भारत में आर्थिक मंदी बहुत बुरी तरीके से आई हुई थी। भारत की पूरी जीडीपी, पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी थी। भारत के पास विदेशी मुद्रा का इतना भी भंडार नहीं था कि 15 दिन से ज्यादा खर्च चलाया जा सके। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी अर्थवेत्ता थे भारत के, उन लोगों ने नीतियां बनाई और नई नीति अप्लाई की। नई नीति के तहत क्या क्या बदलाव किए गए वही हम लोग देखने वाले हैं।
तीन बातें मुख्य तौर पर निकल के आती हैं। कौन कौन सी? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। कल के वीडियो में हम लोगों ने इस पर डीपली बात की थी। इन्हीं तीनों का चैप्टर ही था वो। आज हम लोग बात करेंगे कि इन तीनों के तहत भारतीय विदेश नीति में क्या क्या बदलाव किए गए और उसकी आर्थिक नीति में क्या क्या सुधार किए गए। आइए सबसे पहले देखते हैं उदारीकरण। उदारीकरण के तहत क्या क्या बदलाव किया गया। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में पहले लाइसेंसिंग प्रणाली थी। अगर कोई भी बिजनेस करना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी था। लेकिन जब 1991 में उदारीकरण लाया गया नई आर्थिक नीति के तहत, तो लाइसेंसिंग प्रणाली को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। मूलतः खत्म नहीं किया गया। बात करेंगे क्यों? क्योंकि उसमें से 6 सेक्टर ऐसे थे जिनमें लाइसेंस लेना आवश्यक था, अन्यथा कोई भी बिजनेस आप बिना लाइसेंस के कर सकते हो। ठीक, तो यह हुआ हमारी लाइसेंसिंग प्रणाली का उन्मूलन। दूसरे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में, वह क्या था? आरबीआई की भूमिका। देखिए, पहले जो आरबीआई थी वह जो व्यापारिक बैंक है हमारी, आरबीआई के अलावा जैसे एसबीआई हो गई, पीएनबी हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एटसेट्रा, जितनी भी बैंकें हैं सबका जो इंटरेस्ट रेट होता था वह आरबीआई तय करती थी। लेकिन उदारीकरण के तहत क्या किया गया कि इसके रेट को व्यापारिक बैंकों पर ही सौंप दिया गया कि अब यह पूरी तरह से अपने नीति में क्या करेंगी? बदलाव करेंगी और अपना रेट अपने से निर्धारित करेंगे। ठीक, तो ऐसे 2-3 बदलाव किए गए उदारीकरण के तहत। फिर निजीकरण के तहत बातें की गई। फिर वैश्वीकरण पर बात आई। वैश्वीकरण में क्या किया गया कि भारत की जो विदेश नीति थी उसमें ढील दे दी गई, सरल बनाई गई उसे, जिससे कि हर कंट्री भारत में आके इन्वेस्ट कर सके। विदेशी मुद्रा बाजार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया गया और विदेशी इन्वेस्ट को भी बढ़ावा दिया गया, जिससे कि अदर कंट्री आके यहाँ इन्वेस्ट करें, देश के जीडीपी में वृद्धि हो सके। ठीक, तो इस तरह से तमाम प्रक्रियाएं हुई और विदेश नीति के तहत क्या किया गया कि जो आयात निर्यात शुल्क था उस पर ढील दे दी गई। जो कर लगाए जाते थे उन करों में पहले तो मूलतः खत्म कर दिया गया, अन्यथा उसमें काफी हद तक कमी की गई। तो इस तरह से भारत में भी विकास तेज गति से होना स्टार्ट हुआ। इन्हीं सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं निजीकरण के माध्यम से। सबसे पहले देखेंगे कि यह नई आर्थिक नीति है क्या। तो इसकी एक डिफिनीशन हम लोग सिंपल सेंटेंस में देख लेते हैं कि 1991 में आई आर्थिक मंदी को, 1991 में आई आर्थिक मंदी या अर्थव्यवस्था की सुधार के लिए जो नीतियां अपनाई गई नए तरीके से, वह नई आर्थिक नीति कहलाती है। ईयर याद रखेंगे 1991। बात करेंगे अब हम लोग कहां से? उदारीकरण से। तो क्या लिखेंगे? उदारीकरण के तहत आर्थिक सुधार। पहला हम लोग हेडिंग बनाएंगे उदारीकरण के तहत आर्थिक सुधार। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि उदारीकरण के तहत कौन कौन से सुधार किए गए। एक एक पॉइंट लिखूंगा। ये देखिए, अगर आप लोग यूपीएससी अथवा स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें यहां से मेंस में लिखने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। जैसे निजीकरण पर बना के क्वेश्चन दे दे, वैश्वीकरण पर दे दे, या फिर उदारीकरण पर दे दे, या डायरेक्ट पूछ ले कि नई आर्थिक नीति जो 1991 में लाई गई थी इस पर समीक्षा कीजिए या फिर टिप्पणी कीजिए, आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन मेंस में बन के आते हैं। तो इसके लिए हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट चीजें देखने की कोशिश करेंगे। आइए, उदारीकरण के तहत जो पहला बदलाव किया गया था वह क्या किया गया? लाइसेंसिंग प्रणाली का उन्मूलन या फिर लाइसेंसिंग प्रणाली का उन्मूलन। लाइसेंसिंग प्रणाली का उन्मूलन। उन्मूलन मतलब पूरी तरह से इसमें क्या किया गया? बदलाव कर दिया गया। लाइसेंस किसे लेना पड़ता था? उद्योगों के लिए। जो इंडस्ट्री वगैरह यहां स्थापित की जाती थी उन्हें लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। इसमें चेंज क्या हुआ कि 6 उद्योगों को छोड़कर लाइसेंसिंग समाप्त कर दिया गया। किसको? 6 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी से लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर दी गई। क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई, या फिर उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं है ऐसा कह दिया गया। अब बात करेंगे कि वो जो 6 सेक्टर थे वो सेक्टर कौन कौन से थे। तो 6 के बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ।
तो ये 6 सेक्टर कौन कौन से थे जिनमें लाइसेंस लेना आवश्यक था। इसके अलावा जितने भी सेक्टर थे उनमें लाइसेंसिंग प्रणाली खत्म कर दी गई। तो वह सेक्टर कौन कौन से थे हमारे? शराब, सिगरेट और उसके बाद रक्षा उपकरण, रक्षा उपकरण, उसके बाद औद्योगिक विस्फोटक। क्या? औद्योगिक विस्फोटक, ठीक है। और पांचवा जो क्षेत्र था क्या था? खतरनाक रसायन, खतरनाक रसायन। और छठवां था हमारा औषधियां। देखिए, ऐसी फैक्ट्रियां जो इन 6 में से किसी का उत्पादन कर रही हैं उन्हें लाइसेंस लेना आवश्यक था। एक एक को समझेंगे। शराब, जिस फैक्ट्री में शराब का उत्पादन हो रहा है उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी था, जिससे कि इस पर पाबंदी लगाई जा सके। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर शराब का प्रोडक्शन होगा तो देश में क्या होगा? अशांति का माहौल फैल सकता है। सिगरेट, ये स्मोकिंग किल्स है, ठीक। तो इस वजह से यह भी डेंजर है। देखिए, ऐसे समझेंगे कि जो ऐसी चीजें, ऐसी फैक्ट्रियां जो ऐसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही हैं जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो उन पर लाइसेंस की व्यवस्था थोपी गई कि इन पर लाइसेंस लेना जरूरी है। तो सिगरेट हो गया, रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोट और विस्फोटक, खतरनाक रसायन, औषधियां। तो ये 6 सेक्टर हैं। आप लोगों से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें लाइसेंसिंग प्रणाली अनिवार्य कर दी गई थी, ठीक। तो इन्हीं 6 में से कोई ऑप्शन दे देगा या फिर 2 देके कर देगा कि उपरोक्त फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, इस तरह से देगा। तो शिक्षक अगर आप याद रखे रहेंगे तो कभी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। तो यह था हमारा क्या? उदारीकरण के तहत पहला बदलाव। दूसरे बदलाव पे हम लोग बात करेंगे। लाइसेंसिंग प्रणाली का उन्मूलन हो गया। 6 सेक्टरों के अलावा किसी में भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है? पूंजीगत वस्तुओं की आयात स्वतंत्रता। पूंजीगत वस्तुओं की आयात स्वतंत्रता। देखिए, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। अब पूंजीगत वस्तुएं क्या हो सकती हैं? भारी वस्तुएं हो सकती हैं जिनका उत्पादन कैपिटल के थ्रू किया जाए, पूंजी के थ्रू किया जाए, उनके आयात में स्वतंत्रता दी गई। मतलब कि कोई भी संपत्ति अगर आ रही है या फिर कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है तो उसके आयात में पूरी तरह से ढील दे दी गई, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। यही कहलाया हमारा पूंजीगत वस्तुओं की आयात स्वतंत्रता। पूरी तरह से इसे स्वतंत्र कर दिया गया कि अब इस पर कोई रोक टोक नहीं होगी, ठीक। बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। किसके तहत हम लोग पढ़ रहे हैं? उदारीकरण के तहत आर्थिक सुधार। जो नई आर्थिक नीति लाई गई उसमें ये बदलाव किए गए। आप लोग आर्थिक सुधार भी लिख सकते हैं या आर्थिक बदलाव भी लिख सकते हैं, ठीक। तीसरा पॉइंट है हमारा क्या? आरबीआई की भूमिका। इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग लिखेंगे। आरबीआई की भूमिका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका में क्या किया गया? बदलाव किया गया। अभी मैंने बात की थी कि जब यह नई आर्थिक नीति नहीं लाई गई थी तो इसके पहले आरबीआई प्रत्येक व्यापारिक बैंकों का क्या करता था? इंटरेस्ट रेट तय करता था, ब्याज दर तय करता था कि कितने % पर ब्याज लगाया जाएगा। लेकिन जब यह नई आर्थिक नीति लाई गई तो जो व्यापारिक बैंकें थी उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया गया, ठीक, कि आप अपने हिसाब से अपना बैंक रेट लगा सकते हो, इंटरेस्ट, ठीक। तो यही बदलाव किया गया था। तो इसमें 2 पॉइंट हम लोग लिखेंगे। क्या? पहले व्यापारिक बैंक की ब्याज दर, पहले, कब से पहले? 1991 से पहले व्यापारिक बैंक का ब्याज दर स्वयं आरबीआई तय करता था, ठीक। लेकिन क्या किया गया? नई आर्थिक नीति के तहत
सभी व्यापारिक बैंकों को अपनी अपनी ब्याज दर निर्धारित करने का अवसर दिया गया, करने का अवसर दिया गया। इस तरह से अगर देखें तो एक पॉइंट निकल के आता है कि जितनी भी व्यापारिक बैंकें थी सबको स्वतंत्र कर दिया गया कि वह अपने हिसाब से बैंक रेट क्या करें, निर्धारित करें। ठीक, तो आरबीआई की भूमिका जो थी वह चेंज हुई। कैसे चेंज हुई, मेन पॉइंट ऑफ व्यू इसका यह था, तो इसे आप लोग सही तरीके से समझ लेंगे कि नई औद्योगिक नीति आने के पहले आरबीआई क्या करता था, सभी व्यापारिक बैंकों का बैंक रेट तय करता था, सॉरी इंटरेस्ट रेट तय करता था कि ब्याज दर कितना लिया जाएगा। लेकिन इस नीति के बाद यह बदलाव किया गया कि सभी व्यापारिक बैंक अपने अपने हिसाब से अपना बैंक रेट या ब्याज दर तय करेंगे, इंटरेस्ट रेट। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि यह भूमिका आप लोग समझ गए होंगे। उदारीकरण के तहत आर्थिक सुधार। अब बात करेंगे निजीकरण के तहत। निजीकरण के तहत क्या क्या सुधार किए गए वो भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। ज्यादा बड़ा नहीं है, कल का वीडियो जो लोग देखे होंगे उनके लिए बहुत इजी लग रहा होगा, और जो नए होंगे आप लोग अगर कल का वीडियो नहीं देखे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि ये है क्या, उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है। इस पर हम लोगों ने कल डीपली बात की थी, पूरा लेक्चर था 30 से 40 मिनट का। ठीक, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लेंगे जो लोग नए होंगे। अब बात करेंगे निजीकरण के तहत आर्थिक सुधार। निजीकरण के तहत आर्थिक सुधार या आर्थिक बदलाव, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। सुधार का आशय ही होता है कि जो कमियां थी उनको दूर करना। तो निजीकरण के तहत क्या किया गया, तो इसके लिए जो पहला सेक्टर निर्धारित किया गया वह क्या किया गया, हमारा प्रभुसत्ता। क्या, प्रभुसत्ता। इसमें लिखेंगे बहुत जरूरी चीजें हैं। पहले क्या होता था कि उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। ठीक है, उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करने का टारगेट रखा जाता था, लेकिन उतना उत्पादन भी नहीं हो पाता था, जिससे क्या होता था, महंगाई बढ़ती थी। ठीक, तो क्या किया गया कि उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाने लगा और उसके बाद इसे प्रोत्साहित किया जाने लगा। उपभोक्ताओं को भी और जो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही थी उनको भी क्या किया गया, प्रोत्साहित किया जाने लगा, जिससे कि वह नई नई पॉलिसियां लाई जाने लगी, उनके लिए नए नए आयोग लाए जाने लगे, जिससे कि उनमें बढ़ावा मिले और वो सही तरीके से प्रोडक्शन करे। आइए यही लिखना है, हम लोग इसमें लिख लेते हैं। प्रभुसत्ता का मतलब यही होता है, क्या, उपभोक्ता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन में उपभोक्ता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन किया जाने लगा। उत्पादन किया जाने लगा, साथ ही उन्हें प्रोत्साहित किया गया। क्या, प्रोत्साहित किया गया, हाँ सही है सेंटेंस। ठीक, उपभोक्ता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन किया जाने लगा, साथ ही उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाने लगा उनमें, जिससे कि अधिक से अधिक वह क्या कर सके, इसमें व्यापार में अपनी पूंजी लगा सके और प्रोडक्शन कर सके। ठीक, तो यह हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, निजीकरण के तहत और क्या बदलाव हुआ, तो वह था घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता। इंपॉर्टेंट है, घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता।
आइए इस पर बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या किया गया कि पूरी तरह से विदेशी कंपनियों को क्या कर दिया गया, अनुमति दे दी गई कि आप आकर भारत में इन्वेस्ट कर सकते हो। जब फॉरेन इन्वेस्ट होगा किसी भी कंट्री में तो उसकी जो वृद्धि दर होगी, जिसे हम लोग ग्रो बोलते हैं, ग्रोविंग बोलते हैं, या फिर डेवलपमेंट, दोनों में क्या हुआ, वृद्धि होने लगी। और जो घरेलू जो व्यापारी थे, ऐसे हम लोग अनुमान लगाएंगे कि मान लीजिए कि भारत में किसी चीज का व्यापार हो रहा है जो यहीं के लोग कर रहे हैं, और जब विदेश की कंपनियों को भी क्या कर दिया जाएगा, सरकार के तहत अनुमति दे दी जाएगी कि आप भी आकर इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो और प्रोडक्शन कर सकते हो, तो वो भी फैक्ट्रियां डालेंगे और एक दूसरे में क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। जब एक दूसरे में कंपटीशन होगा तो जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्शन होगा, वो भी क्या होगा, उच्च लेवल का होने लगेगा, उसमें क्वालिटी आने लगेगी। तो इस तरह से प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया गया, जिससे क्या हुआ कि जो आम जनता थी वह संतुष्ट होने लगी, तो उसकी डिमांड बढ़ने लगी। जब डिमांड बढ़ने लगी तो जो मुद्रा उनके पास होती थी वह निकल के बाहर आने लगी, ठीक। तो वो मार्केट में क्या होने लगी, चलन की मुद्रा होने लगी, जिसे हम लोग लिक्विडिटी ऑफ मनी बोलते हैं या करेंसी बोलते हैं, जिसे तरल मुद्रा बोलते हैं। तरल मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने लगी। तो जो नई आर्थिक नीति बनाई गई थी उसका एक मोटिव भी था कि जो मुद्रा इंडिया में, ऐसा नहीं था कि सारी मुद्रा खत्म हो गई थी, काफी लोगों के पास बहुत ज्यादा मुद्रा इकट्ठा हो गई थी, तो उसे बाहर निकालना भी एक क्या था, मोटिव था। तो उसके लिए जब कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो वो नए से नए प्रोडक्ट का क्या करेंगी, प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगी, जिससे लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी और पैसा भी मार्केट में आएगा। तो यही चीज किया गया कि प्रतिस्पर्धा बढ़ाया गया, घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता हुई। तो इसमें क्या लिखेंगे, आधुनिकीकरण को प्रेरित किया गया। अभी जो मैंने बात की, आधुनिकीकरण को प्रेरित किया गया। प्रेरित किया गया, साथ ही क्या हुआ, जिससे समृद्धि तथा विकास हुआ, जिससे समृद्धि तथा विकास में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग क्या, तीसरे पॉइंट के बारे में, जो निजीकरण के तहत बदलाव किया गया था। आइए उसे भी देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप लोग इसे सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और चीजों को अपने आप से जोड़कर देखेंगे तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं लिख रहा हूं मैं जो किताब की लैंग्वेज हो। बुक की कोई लैंग्वेज नहीं लिखता मैं, सारी लैंग्वेज अपनी लिखता हूं। जैसे कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, चीजें पढ़ो तो आप लोगों को असुविधा ना हो समझने में, ठीक है। तो इस पर हम लोग फोकस करके ही हमेशा चीजें, कंटेंट तैयार करते हैं, जिससे कि आप लोगों के माइंड में चीजें उसी तरह से कनेक्ट हो जिस तरह से हम लोग चाहते हैं, ठीक। कोई प्रेशर ना हो, बिना प्रेशर के पढ़ाई करेंगे, चीजें क्लियर होती रहेंगी। तीसरी बात हम लोग करेंगे इसके तहत, और वह पॉइंट तीसरा कौन सा है हमारा, उत्पादन का विविधीकरण। उत्पादन का विविधीकरण। चलिए इधर भूल जाइए कि ये उत्पादन का है, ठीक। सिर्फ हम लोग फोकस करेंगे विविधीकरण पर। विविधीकरण का आशय क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं, देखिए आइए एग्जांपल के तौर पर इसे समझ लें फिर लिखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री ये है, एक ये है। प्रोडक्शन किया जाना है किसका, किसी भी चीज का। मान लीजिए कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक। साबुन है, नहाने वाला साबुन, इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो अब क्या किया जाएगा, अगर एक कंपनी ही होगी तो वो जैसा मन में आएगा वह क्या करेगी, इसका प्रोडक्शन करेगी साबुन का, और लोग इसे लेंगे भी। लेकिन जब प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो इसमें विविधीकरण हुआ। विविधीकरण का आशय यह हुआ कि कई, देखिए इनके अंदर जो क्वालिटी होगी वो कुछ और होगी, इनकी क्वालिटी कुछ और होगी, इनकी क्वालिटी कुछ और होगी। तो ये तीनों लोग क्या करेंगे, आपस में तो नहीं मिलेंगे लेकिन अलग अलग प्रकार से एक ही प्रोडक्ट का उत्पादन करेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विविधीकरण। और विविधीकरण के तहत क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट आएगा मार्केट में, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आएगा उस मार्केट के हिसाब से जो डिमांड होगी
उस हिसाब से प्रोडक्शन किया जाएगा और चीजों में क्या किया जाएगा, पूरी तरह से एकदम अच्छी क्वालिटी की चीजें लाई जाएंगी। अगर अच्छी क्वालिटी की चीजें लाई जाएंगी तभी एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उत्पादन करने की जो इनकी क्राइटेरिया होगी वह बढ़ेगी और उसमें ये लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिससे कि अच्छा माल हम लोग प्रोडक्ट कर सके, जिससे कि आम जनता हो, जो कस्टमर है वो पूरी तरह से संतुष्ट हो सके। तो इसी को बोलते हैं विविधीकरण, कि एक ही प्रोडक्ट को कई कंपनियों द्वारा उत्पादित करना और उसमें अपने हिसाब से चेंजेस करना विविधीकरण कहलाता है। उम्मीद करता हूं यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसे हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे लिखेंगे, सिंपल सेंटेंस में, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं। जो बातें मैं अभी बोला हूं बस वही मुझे लगता है कि आप लोग की माइंड में सेट हो चुकी होगी। लिखना सिर्फ एक काम है जिससे कि आगे चलकर आप लोग नोट्स प्रिपेयर करें तो सही तरीके से चीजें याद हो जाए। चलिए, उत्पादन का विविधीकरण हम लोग लिखते हैं। विविधीकरण को प्रोत्साहन, निजी उद्यम सदैव उच्च कोटि का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। सिर्फ छोटा सा वर्ड हम लोग लिख लेंगे। निजी उद्यम सदैव उच्च लाभ प्राप्त करना चाहेंगे। निजी उद्यम सदैव उच्च लाभ प्राप्त करना चाहेंगे। ठीक, उच्च लाभ इन्हें कैसे प्राप्त होगा, जब एक दूसरे में क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। कंपटीशन करके क्या करेंगे ये लोग कि उसी प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर तरीके से प्रोड्यूस करने का क्या करेंगे ये लोग, कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे। तो उससे जो प्रोडक्ट होगा उसमें भी क्लियरनेस आएगी, ठीक, और वह भी मार्केट में सही तरीके से बना रहेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं विविधीकरण उत्पादन का। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे वैश्वीकरण के आर्थिक सुधार। आइए, निजीकरण के तहत हो गया, अब बचा वैश्वीकरण। उदारीकरण हम लोगों ने देखा, निजीकरण देखा, अब देखेंगे वैश्वीकरण। इसमें लाइसेंसिंग प्रणाली आप लोग याद रखेंगे, किन सेक्टरों में लाइसेंस अनिवार्य किया गया और किन किन मतलब किन में अनिवार्य किया गया, किसमें नहीं। तो जिसमें अनिवार्य किया गया वो 6 सेक्टर अगर आप लोग याद रख लेंगे तो बाकी में तो अनिवार्य नहीं है। तो आप लोग सही तरीके से मार्क करके आएंगे। एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाते हैं जहां से आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन नहीं आ सकता, जहां आपको कंफ्यूजन होता है, हमें लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और इनफैक्ट वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप लोग गलत करके चले आते हो। यही रीजन है कि सिलेक्शन होने में काफी टाइम लग जाता है। ठीक, तो छोटी छोटी चीजें पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसे हमेशा क्लियर करते चलेंगे। कोई भी सब्जेक्ट आप लोग अगर पढ़ रहे हो, मैं तो बोलता हूं अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें अपना 100% दो। ये सोच के नहीं पढ़ना है कि मुझे सिलेबस कवर करना है, सिर्फ ये सोच के पढ़ाई करनी है कि जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे बिना क्लियर किए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। खिचड़ी नहीं करना है, चीजें मिलानी नहीं है। जो पढ़ना है माइंड से क्लियर करके, जैसे कि टेंशन खत्म हो। आपने अगर इकोनॉमी उठाया है तो इकोनॉमी पूरी तरह से पढ़ के जब तक कंफर्म ना हो जाए अदर सब्जेक्ट मत उठाइए। देखिए कितनी अच्छी क्लियरनेस आएगी आप लोगों की स्टडी में, ये ट्रिक कभी अपना के देखिएगा। आइए बात करते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक सुधार। तीसरा पॉइंट है, कौन सा तीसरा पॉइंट, वैश्वीकरण के आर्थिक सुधार। इसके तहत जो पहला बदलाव किया गया वह बदलाव क्या था हम लोग देखने वाले हैं। वह बदलाव था व्यापार नीति, सॉरी व्यापार नीति। विदेशी व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध तथा नियंत्रण हटा दिए गए। अभी मैंने बात की थी इसके बारे में कि जो नई विदेशी व्यापार नीति आई थी, आर्थिक नीति आई थी, ये 1991 की। इसके तहत विदेश नीति में जितने भी विदेशी व्यापार पर जितने प्रतिबंध और नियंत्रण लगाए गए थे पूरी तरह से क्या किए, हटा दिए गए और कुछ विशिष्ट वस्तुओं को क्या किया गया, प्रोत्साहित किया गया और साथ ही खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया गया। खुली प्रतियोगिता का आशय यह है कि कोई भी कंपनी या कोई भी कंट्री आकर यहां इन्वेस्ट कर सकती है, प्रोडक्शन कर सकती है, उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाया जाएगा। तो यही बदलाव हुआ व्यापार नीति में। क्या है, लिखते हैं विदेशी व्यापार पर
सभी प्रतिबंध या फिर नियंत्रण हटा लिए गए। इसे हम लोग उदारीकरण से भी जोड़ सकते हैं, है वैश्वीकरण का, लेकिन इसे उदारीकरण से भी जोड़ सकते हैं। उदारीकरण के तहत यह बदलाव किया गया था। साथ ही क्या किया गया, खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहित किया गया। खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया गया। देखिए, प्रोत्साहन का अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करें तो इसे बोलते हैं लालच। कुछ ऐसी चीजें करना कि जिसके लिए किया जा रहा है उसमें लालच आए और वो यह कार्य करना चाहे, उसे ही प्रोत्साहन करते हैं, उत्साह बढ़ाना। ठीक, देखिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई बंदा आपको ऐसा मिल गया जो बोल दिया कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, आप इस बार सेलेक्ट हो जाओगे, तो अंदर से एनर्जी मिलती है कि हाँ बोल रहा है कोई। लेकिन इसमें आप लोगों को आना नहीं है, सिर्फ प्रोत्साहन मिलना बहुत बड़ी बात है और उसे अपने आप पे लागू करने की जरूरत नहीं है। आप जो हो वो हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल पूरी तरह से कट गया हमारा। चलिए, खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया गया मतलब कोई भी फैक्ट्री आए, कोई भी कंपनी आए, कोई भी कंट्री आए इंडिया में, इन्वेस्ट करे, प्रोडक्शन करे, कोई रोक टोक नहीं। ठीक, तीसरा पॉइंट इसके तहत क्या आया, कुछ विशिष्ट वस्तुओं को रोक दिया गया। ऐसे लिखेंगे, कुछ विशिष्ट वस्तुओं के अलावा क्या किया गया, आयात। कुछ विशिष्ट वस्तुओं के अलावा आयात पर खुली छूट दे दी गई। मतलब कि आप कोई भी चीज लाकर इंडिया में बेच सकते हो या फिर ले जा सकते हो, यह छूट दे दी गई इसके तहत। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये है हमारा तीसरा पॉइंट। तो व्यापार नीति के तहत इतने सारे बदलाव किए गए। उम्मीद करता हूं कि आप सब इसे सही तरीके से समझ गए होंगे और नोट डाउन कर लिए होंगे। जो लोग नोट डाउन ना करें वो सही तरीके से इसे नोट कर लें। आइए अब बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट के बारे में। व्यापार नीति तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे चेंज हुई। देखिए, इंडिया ग्रो क्यों नहीं कर रहा था, यही रीजन था कि व्यापार नीति यहाँ की बहुत हार्ड थी। कोई भी अगर यहाँ व्यापार करना चाह रहा था तो उसे सबसे पहले लाइसेंसिंग प्रणाली से गुजरना पड़ता था और लाइसेंसिंग प्रणाली बहुत टफ थी यहाँ की। 15 से 20 पेज का क्या होता था, एक पैराग्राफ होता था पूरा, एक तरह से अगर हम लोग बोले तो वो नोटबुक टाइप का होता था। उसे भरना, लाइसेंस लेना, प्रोडक्शन करना, फिर अगर अगली चीज में आगे बढ़ना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना, तो ये काफी सारी असुविधाएं थी भारत में। ठीक, अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में, टैरिफ में कमी। टैरिफ में कमी के तहत हम लोग देखेंगे कितने पॉइंट, 3 पॉइंट। आइए बात करेंगे। टैरिफ में कमी से आशय है कि जो आयात निर्यात होता था उस पर से प्रतिबंध हटाया गया और कर जो लगाया जाता था वह कम कर दिया गया, या तो पूर्णतः खत्म कर दिया गया या अंशतः हटाया गया, लेकिन उसमें कमी की गई। ठीक, तो 2-3 पॉइंट है, उसे हम लोग लिखेंगे। टैरिफ में कमी, आयात निर्यात पर तट कर, आयात निर्यात पर तट कर तथा सीमा शुल्क अभी भी हटाया जा रहा है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे कि आयात निर्यात पर तट कर तथा सीमा शुल्क धीरे धीरे हटाया जा रहा है। ठीक, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो तट कर होता था और सीमा शुल्क होता था, सीमा कर हम लोग जिसे बोलते थे, बॉर्डर टैक्स, वह पूरी तरह से कम किया गया और आज भी किया जा रहा है, जिससे कि विदेशी व्यापार को यहाँ बढ़ावा मिले और विदेशी बाजार यहाँ पर ग्रो करे, तो जिससे हमारे कंट्री में डेवलपमेंट हो सके। ठीक, आइए बात करेंगे इसी के तहत दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या है टैरिफ में कमी के तहत, वह है भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाभान्वित करने के लिए यह जो किया गया आयात निर्यात पर तट कर तथा सीमा शुल्क धीरे धीरे हटाया जा रहा है। यह किस लिए हटाया जा रहा है,
भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करने के लिए, तो यही हम लोग लिखेंगे। उपरोक्त कार्य जो ये है भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करने के लिए किया गया। अगर ये पॉइंट आप लोग नहीं लिखेंगे तो भी सही, मैंने इसलिए लिख दिया जिससे कि आप लोग नोट्स पढ़ो तो समझ जाओ कि यह कर क्यों जा रहा था। इसलिए किया जा रहा था कि जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभान्वित किया जा सके, इकोनॉमी में क्या किया जा सके, वृद्धि की जा सके। ठीक, इतने पॉइंट इसके हो गए। अब बात करेंगे तीसरे और लास्ट पॉइंट के बारे में। ठीक, 2 पॉइंट हो गए। टैरिफ में कमी भी हम लोगों ने देख लिया। लास्ट पॉइंट इसका क्या है उसके बारे में डीपली थोड़ा बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। विदेशी पूंजी निवेश। अभी आप लोग जाइएगा मत, वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। इसके बाद मैं बात करूंगा कि क्यों आर्थिक नीति लाई गई, उसके जो कारण थे वो भी हम लोग समझेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? विदेशी पूंजी निवेश। विदेशी पूंजी निवेश। विदेशी पूंजी निवेश के तहत क्या क्या बदलाव किए गए, तो वह क्या था? घरेलू उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 51% से 100% तक कर दी गई। कहां पर? घरेलू उद्योग में या फिर घरेलू उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश सीमा निवेश सीमा 51% से 100% तक कर दी गई। पहले यह निर्धारित था कि 51% तक ही क्या होगा, विदेशी पूंजी घरेलू उद्योगों में लगाई जा सकती है। मतलब फॉरेनर जो होंगे, जो फॉरेन की क्या होगी, करेंसी होगी, वह केवल 51% तक घरेलू उद्योगों में लगाई जा सकती है। लेकिन क्या किया गया कि इस नई विदेश आर्थिक नीति के तहत 100% तक कर दी गई कि इसमें 100% भी लगाया जा सकता है। अगर किसी में इतनी क्षमता है कि वह 100% फॉरेन करेंसी से क्या करे, बिजनेस करे, तो वह कर सकता है घरेलू इंडस्ट्री में भी। ठीक, तो इस तरह से हमारा तीनों उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के तहत कितने बदलाव किए गए थे हम लोगों ने देख लिया। आई होप आप लोगों के समझ में भी सही तरीके से आ गया होगा। देखिए ये इकोनॉमिक्स है, फैक्ट पर यहां आधारित होता है। वीडियो अगर एक बार में समझ नहीं आए तो 1 से 2 बार वीडियो देख लिया करिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग बात करेंगे, 5 मिनट और लगेगा, कि इसे अपनाने के कारण क्या थे, नई आर्थिक नीति अपनाने के कारण क्या थे। ये तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये क्या थी आर्थिक नीति, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण क्या था। अब हम लोग देखेंगे इसके अपनाने के कारण। अपनाने के कारण के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए, पहला कारण इसका क्या था? पहला कारण था राजकोषीय घाटे में वृद्धि। ये पूछता है, हमेशा क्वेश्चन आया है यहां से, राजकोषीय घाटे में वृद्धि होने लगी। ठीक, राजकोषीय घाटा कहते किसे हैं? हर कंट्री का एक राजकोष होता है जिसमें क्या करेंसी रखी जाती है या मुद्रा रखी जाती है या कुछ भी चीजें उसमें जमा के रूप में रखी जाती हैं। उसमें जब घाटा होने लगा, घाटा क्यों हुआ? कि जो कार्य किया जा रहा था, गैर विकासात्मक कार्यों पर ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा था, जिससे देश विकास भी नहीं कर रहा था और पूंजी का क्या हो रहा था, खर्च भी हो रहा था। तो इस तरह से राजकोषीय जो घाटा था उसमें वृद्धि होने लगी दिन प्रतिदिन। तो क्या किया गया कि जो अर्थशास्त्री थे उस समय के, नीति निर्माता थे, उनके समझ में आने लगा कि यह जो हमारी आर्थिक नीति है यह पूरी तरह से सक्सेस नहीं है, इसमें चेंजेस किया जाना चाहिए। तो आर्थिक नीति नई वाली लाई गई 1991। राजकोषीय घाटे में वृद्धि के आशय यही है
कि जो गैर विकासात्मक कार्य थे उन पर इन्वेस्ट किया जा रहा था, उस पर पाबंदी लगाई गई। दूसरा पॉइंट, कीमतों में वृद्धि हुई। कीमतों में वृद्धि हुई। देखिए क्या हुआ, कीमतें में वृद्धि कब होती है, प्राइस कब बढ़ता है किसी प्रोडक्ट का, जब उसकी डिमांड ज्यादा होती है। और डिमांड कब ज्यादा होती है, जब मार्केट में मुद्रा की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आपके जेब में पैसा ही नहीं होगा तो आप डिमांड कैसे करोगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप गर्मी पड़ रही है फिर भी कूलर से काम चला लोगे और एसी लेने की आप आवश्यकता नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास करेंसी नहीं है। और अगर आपके पास करेंसी है तो आप कूलर यूज करोगे, फिर भी आपको लगेगा कि गर्मी ज्यादा है, मैं एसी प्रेफर करूंगा। तो जब मार्केट में आप जाओगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, प्राइस ज्यादा हो जाएगी। तो क्या होता था कि उस समय कीमतों में वृद्धि बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। तो उससे क्या हुआ कि आरबीआई से गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ा, क्योंकि जो राजकोष था उसमें करेंसी की मात्रा बहुत कम हो गई। तो उसने आरबीआई से उधार लिया। देखिए अभी वो सिर्फ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार ले रहा है। किस लिए? कीमतों में वृद्धि होने से। अब जो तीसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे वह पॉइंट क्या था कि अंतरराष्ट्रीय दबाव। क्या? अंतरराष्ट्रीय दबाव, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल प्रेशर। अंतरराष्ट्रीय दबाव से आशय है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह से चरमराने लगी। ठीक, तो इसने क्या किया कि सॉरी, आईएमएफ से इसने लोन लिया, जो क्या थी पूरी तरह से परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जो थी, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, तो ये अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। तो इनसे भारत को क्या लेना पड़ा था, लोन लेना पड़ा था। तो जो इसने लोन लिया उसके तहत इसे सुधार करना पड़ा, वरना उसका लोन भी न भरा जाता। उससे कर्ज लिया गया था आईएमएफ से, ये याद रखेंगे। ठीक, तो अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण आईएमएफ से कर्ज, छोटा छोटा पॉइंट लिख लेंगे। आईएमएफ से कर्ज, और इसमें आरबीआई से कर्ज सरकार को लेना पड़ा था, और यहां आईएमएफ से कर्ज लेना पड़ा, किसे? भारत सरकार को पूरी तरह से। चौथा पॉइंट, आर्थिक स्थिरता। जो अर्थव्यवस्था थी वह स्थिर नहीं थी। रीजन हम लोग पढ़ रहे हैं, कारण पढ़ रहे हैं कि नई आर्थिक नीति लाई क्यों गई। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था एक, आर्थिक स्थिरता, कि जो अर्थव्यवस्था है इसमें स्थिरता बनाई जाए। इसमें स्थिरता पूरी तरह से नहीं थी, तो इसे स्थिर बनाने के लिए भी नई आर्थिक नीति लाई गई। और इसके तहत हम लोग कुछ पॉइंट लिखने वाले हैं। आर्थिक स्थिरता के तहत इसका उद्देश्य, आर्थिक स्थिरता को स्थापित करना था। किसका उद्देश्य? नई आर्थिक नीति का। इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता को स्थापित करना था, साथ ही अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था में बदलना था। साथ ही जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था में बदलना था। ठीक, तो इतने सारे पॉइंट थे अपनाने के कारण में। राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो रही थी, कीमतों में वृद्धि हो रही थी, अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ रहा था, और आर्थिक स्थिरता बनाने की जरूरत थी। तो इस तरह से हम लोगों ने नई आर्थिक नीति जो 1991 में लाई गई थी, इसे पूरी तरह से आज कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फैक्ट क्लियर ना हुए हो तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो आप लोग, हिस्ट्री जियोग्राफी नहीं है, चीजें भूल सकते हो। तो वीडियो को 1 से 2 बार आप लोग देखें, चीजें क्लियर हो जाएंगी। साथ में नोट्स प्रिपेयर करते रहें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए
उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो क्लियर नहीं होंगी आप लोग वीडियो दोबारा देख के देख लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में आप लोग सुझाव दे सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए।